तो आज की जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग को मोटर कार वाला जो पॉइंट था उसको जरा ठीक से पढ़ना था। तो आई जस्ट रेफर दिस साइट। ओके, तो यहाँ पे कार फैसिलिटीज की बात कर रहे थे। टैक्स बेनिफिट ऑन कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई कार की फैसिलिटी देता है उस केस के, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कार का ओनर कौन है? एम्प्लॉयर है। वैल्यू ऑफ कार यूज्ड है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर द ऑफिस पर्पस, और वो पूरी तरह से ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ हु ओन्स द कार, इससे कोई लेना देना नहीं कि कार का ओनर कौन है। इफ द कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इज यूज्ड सोलली फॉर ऑफिस पर्पस, अगर कार पूरी तरह से ऑफिशियल यूज हो रही है, ऑफिशियल यूज में है, जैसे कंपनी ने आपको कार दी हुई है और आप उस कार को पूरी तरह से ऑफिशियल यूज के लिए सिर्फ यूज कर रहे हो, पर्सनल यूज कर ही नहीं सकते, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में परक्यूजिट की वैल्यू नील होगी। फॉर दिस टू बी नॉन टैक्सेबल, तो वो टैक्सेबल है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए पर्सनल बेनिफिट हुआ ही नहीं। आपको कंपनी ने कार तो दी है, लेकिन वो उस कार का यूज सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कर सकते हो, ऑफिस आने जाने के लिए। तो अगर सिर्फ ऑफिशियल पर्पस या फिर सपोज ऑफिशियल पर्पस के लिए सिर्फ यूज कर सकते हो, तो फिर आपके लिए कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ ही नहीं, सो परक्यूजिट की वैल्यू नील होगी। द एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड एज गिवन बिलो। Detail of all the official journey must be maintained, including the detail of such as date, destination, mileage, bills, and other expenditure related to. Normally company ये सारे details maintain करती है. The employer must also issue a certificate stating that the vehicle was used only for official purpose. तो in this case कार की वैल्यू आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी, कार पूरी तरीके से ऑफिशियल पर्पस के लिए। मेरे ख्याल से फर्स्ट पॉइंट सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ ले। ओके, सो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कार किसके द्वारा ओन किया जा रहा है? बाय द एम्प्लॉयर। कार अगर ओन्ड किसके द्वारा है? एम्प्लॉयर के द्वारा। वैल्यू ऑफ कार इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल पर्पस एंड पर्सनल पर्पस। अभी हम लोग ऊपर किसकी बात कर रहे थे? अगर एम्प्लॉयर की कार है और वो पूरी तरह से क्या और ऑफिशियल यूज हो रही है, अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कार का ओनर कौन है? एम्प्लॉयर, और वो किसके लिए यूज हो रहा है? बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, दोनों के लिए ही यूज हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? ओके, सो अब उस केस में जो देखते हैं बोथ पर्पस के केस में कैसे परक्यूजिट्स टैक्सेबल होगी। व्हेन द कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर is used for the personal purpose in addition to official ones। अगर कार प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा, यूज किया जा रहा है पर्सनल पर्पस इन एडिशन टू द ऑफिशियल वन, यानी ऑफिशियल यूज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग उसे क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग पर्सनल पर्पस भी यूज कर रहे हैं, है ना? तब ये परक्यूजिट मानी जाएगी। द टेबल बिलो प्रोवाइडेड फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम। चलिए देखते हैं। एक्सपेंसेस रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी खर्चा आप उस कार का उठा रहे हो, जैसे लाइक तेल का, सर्विसिंग का, वो सारा खर्चा आपके एम्प्लॉयर ही दे रहा है, आपको रिम्बर्स कर दे रहा है। रिम्बर्स मतलब पहले खर्चा आप कर दो, फिर आप बिल बना के जैसे सबमिट करते हो, कंपनी आपको उसका पैसा दे देती है। दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट। दैट रीइंबर्समेंट मतलब पहले आपको खर्च करना है, फिर इसके बाद जब आप बिल्स दिखाओगे एक्सपेंसेस के, देन कंपनी उसका पेमेंट आपको कर देगी। तो उस केस में देखिए है क्या, क्यूबिक कैपेसिटी विद इन 1.6 लीटर, यानी 1600 सीसी से अगर कम की अगर इंजन है, मतलब गाड़ी है, छोटी कार उसको माना जाता है। तो उस केस में 1800 रुपये प्लस 900 रुपये अगर ड्राइवर की फैसिलिटीज दी गई है, तो हम लोग ऑलरेडी कल ये चीज पढ़ चुके थे। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा की है तो 2400 रुपये प्लस 900 अगर चौफर यानी कि ड्राइवर की फैसिलिटीज अवेलेबल है तो। एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेट बाय द एम्प्लॉय। लेकिन मान लो कार सिर्फ एम्प्लॉयर ने दिया है, लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है? खर्चा उसका एम्प्लॉय ही को ही उठाना पड़ रहा है अपनी जेब से। तब तो भाई 600 रुपये और 900 रुपये ही ऐड होगा। और 900 रुपये तब ऐड करना अगर ड्राइवर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। तो मेरे ख्याल से ये भी हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था। अब थर्ड पॉइंट, कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है,
कार किसके द्वारा ओन किया गया? एम्प्लॉयर द्वारा ही। और वैल्यू ऑफ कार इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल यूज, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए दिया है कंपनी ने कार, कि आप ये कार रखिए और इसको सिर्फ पर्सनल यूज में यूज करिए। तब ऐसे में ये तो पूरी तरह से पर्सनल बेनिफिट हुआ। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कल पढ़ा नहीं था, इसीलिए इसको आज कवर कर रहे हैं हम लोग। तो वैल्यू ऑफ कार यूज्ड ओनली फॉर पर्सनल पर्पस, नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम रेयर केस में ऐसा देखने को मिला है, लेकिन चलिए, लेकिन इसको समझना तो पड़ेगा ही। इफ द कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इज solely यूज्ड फॉर द पर्सनल रीजन एंड इफ द एक्सपेंडिचर इज borne by the employer completely, यानी कि कंपनी ने कार दिया है वही पर्सनल पर्पस के लिए, उसका सारा खर्चा भी कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर ही उठा रहा है कंप्लीटली। द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, तो जितना भी खर्चा हो रहा है सारा का सारा आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, यानी कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। नो बेनिफिट कैन बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय इन दिस रिगार्ड, इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है क्योंकि पूरी तरह से पर्सनल बेनिफिट हुआ। द अमाउंट reimbursed will be mentioned in the pay slip can be taxed according to the applicable। अगर मान लो आपने उस कार, कंपनी ने तो दे दिया, उसका जो भी खर्चा उठा रहे हो, खर्चा भी तुमको कंपनी रिइम्बर्स कर दे रही है, तो जितना भी रिइम्बर्समेंट करेगी वो आपको पे स्लिप में भी दिखेगा, है ना, मतलब पे स्लिप में भी वो मेंशन करना होगा अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब। Any amount recovered by the employer from the employee will be reduced इन कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। अगर सपोज करो इस सुविधा के लिए कंपनी ने जो कार दिया है इसके लिए आपकी सैलरी से कंपनी 2000 रुपये हर महीना काटती है समथिंग, तो आप क्या कर देना, उस वैल्यू में से, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट में से उतना माइनस कर देना, क्योंकि इतना तो तुमसे वसूल ही लिया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पर्सनल कार मिला था तुमने करीबन इस महीने का करीबन कितना 40,000 रुपये रिम्बर्समेंट के लिए दिया है, और उसमें से करीबन कंपनी ने तुमसे 5,000 वसूला है, 35,000 रुपये तुम्हारे लिए क्या होगी? परक्यूजिट की वैल्यू होगी। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने किसकी बात किया? पहला केस एक बार फिर से मैं बोल दूं, कार एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, पूरी तरह से ऑफिशियल यूज हो रहा था, कार एम्प्लॉयर का ही था, लेकिन ऑफिस और पर्सनल बोथ पर्पज यूज हो रहा है। फिर हमने ये देख लिया अगर खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, अगर खर्चा एम्प्लॉय उठा रहा है तो क्या होगा? कार अगर एम्प्लॉयर ही दिया है लेकिन पूरी तरह से पर्सनल यूज है तो पूरा परक्यूजिट्स पर्सनल बेनिफिट है। अब हम लोग अब नेक्स्ट केस की बात करेंगे कि कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की कार है ना, इन अ केस वेयर द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का कार है एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आर मेट और रिइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, और उसका जो रनिंग खर्चा है या मेंटेनेंस का खर्चा है वो एम्प्लॉयर दे रहा है। कार इज यूज्ड होली और फॉर ऑफिशियल पर्पस, अगर पूरी तरह से वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है, द वैल्यू ऑफ द कार वुड बी सिमिलर टू द पॉइंट वन, यानी कि पॉइंट वन में हमने क्या पढ़ा था, अगर पूरी तरह से ऑफिशियल यूज हो रहा है तो सर जी, और जो भी खर्चा दे रहा है कंपनी, तब तो भैया वो परक्यूजिट है ही नहीं, पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं। अगर आपके लिए पर्सनल बेनिफिट है ही नहीं तो टैक्सेबल कहेगा? कार इज यूज्ड पर्सनल पर्पस इन एडिशन विद द ऑफिशियल वन, यानी आप ऑफिशियल यूज के साथ साथ पर्सनल यूज भी कर सकते हो। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज रिड्यूस्ड बाय बिलो विल बी टैक्सेबल, तब इस तरीके से टैक्सेबिलिटी बनेगी। एक्सपेंसेस रिइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर उसका खर्चा रीइंबर्स कर दे रहा है तो ऐसे में क्या होगा? 1800 रुपीज, है ना, यानी कि खर्चा कौन उठा रहा है? आपकी कार है लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी उठा रही है, तो 1800 रुपीज अगेन टैक्सेबल होगा। और अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये, बाकी 900 रुपये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आता है, ड्राइवर के लिए 900 रुपये ऐड करिएगा अगर ड्राइवर की फैसिलिटी कंपनी ने दे रखी है तो। एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेड बाय द एम्प्लॉयर, अब देखो एम्प्लॉयर की ही कार है ना, और एम्प्लॉय ही क्या कर रहा है? खर्चा उठ रहा है। एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेड बाय द एम्प्लॉय, तो ऐसे में क्या कह रहा है? 600 रुपये 900 रुपये ऐड किया जाएगा। पहला क्या दे रखा है? देखो, एक्सपेंसेस रिइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस रिइंबर्स हो जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेड बाय द एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस डायरेक्टली किसके द्वारा दिया जा रहा है? एम्प्लॉय द्वारा, यानी कि इसे मेंटेनेंस कॉस्ट सिर्फ देख रही है कौन? कंपनी। तो ऐसे केस में क्या होगा? 600 और 900 रुपये ज्यादा ऐड नहीं होगा। 900 रुपये अगर ड्राइवर की फैसिलिटीज दी गई है तो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लो, इलस्ट्रेशन टू शो
विच ऑप्शन, अच्छा एक पॉइंट में और मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय की कार है ना, एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय ही पूरा खर्चा उठा रहा है, समझ, पूरा खर्चा इंक्लूडिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, सब कुछ, तो क्या ये परक्यूजिट है ही नहीं, सब तो हम ही खर्च कर रहे हैं, कंपनी ने हमें क्या दिया, कुछ नहीं दिया, बात समझे, तो परक्यूजिट की वैल्यू नील हो जाएगी। ध्यान से सुनना, पहले फिर से मैं बोल रहा हूँ, यानी कि हमारी ही कार है और हम ही सारा खर्चा उठा रहे हैं, चाहे ऑफिशियल यूज कर रहे हैं चाहे कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे तो सर वो परक्यूजिट है ही नहीं ना, कंपनी से हमें तो कुछ मिला ही नहीं, कंपनी से कुछ मिलता तब ना परक्यूजिट होती, वो भी मेरे पर्सनल बेनिफिट में। तो परक्यूजिट का मतलब होता क्या है, सिंपल सा पर्सनल बेनिफिट which is provided by the employer to their employee during their employment के दौरान जो आपको facilities दी जा रही है। Now illustration to show which option is beneficial for the employee, कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है, अब नीचे illustrations है। Consider that Kumar Associates, एक छोटा सा एग्जांपल है, consider that Kumar Associates Limited has taken a car on lease, मान लो कुमार ने क्या कर रखा है, एक कार लीज पे ले रखा है, and provided new manager, है ना, this car is permitted by the employer to be used both personal and official use, और कहा गया है कि आप इसे पर्सनल और ऑफिशियल दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड अ ड्राइवर फॉर दिस कार, ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं दी गई है। लेट अस से दैट द कार्स क्यूबिक कैपेसिटी इज 1.6 लीटर, यानी कार क्या है, अबव 6 लीटर, 1.6 लीटर, यानी कि कार बड़ी कार की फैसिलिटी दी गई है। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी 2400, सब लोग समझ गए होंगे क्यों है ना, और दैट इज 12 महीने का कितना हो जाता है, 28,800 रुपए पर एनम, यानी ये आपकी सैलरी में ऐड होगी। 900 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, एम्प्लॉयर हैज नॉट प्रोवाइडेड द ड्राइवर कार, क्योंकि ड्राइवर की फैसिलिटीज नहीं दी गई है, ऊपर साफ साफ लिखा था, ठीक है, तो कंपनी ने कार दिया था, उसका खर्चा भी कंपनी ही उठा रही है। Even in the case where the employer provided the manager with 1 lakh as reimbursement, the value of perquisites taxable would be 32,400 and 39,600. The difference between the value of perquisites and the reimbursement will not be taxable for him. तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखो अमेंड किया है, जैसे कि ऊपर दे रखा था कि कुमार एसोसिएट्स लिमिटेड है, उन्होंने एक कार लिया था लीज पे लेकर के, प्रोवाइडेड इट टू विद न्यू मैनेजर को दिया था, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इवन इन दिस केस एम्प्लॉयर प्रोवाइड द मैनेजर्स विद 1 लाख रुपीज रिइंबर्समेंट, है ना, उस कार का जो लीज है वो करीबन 1 लाख रुपए दे रहा है, कौन, कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख रुपए उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल वुड बी 32,400 एंड 39,600। 39,600 क्यों कह रहा है, अच्छा अगर ड्राइवर की फैसिलिटी अगर ऐड करता, चलिए इसको मैं देख लेता हूँ कैलकुलेट करके, या आप लोग को भी दिखा देता हूँ। देखते हैं 2400 जो हुआ मल्टीप्लाई बाई 12, ये तो हो गया आपका 28,800। अगर 900 रुपये अगर ड्राइवर की फैसिलिटी अगर दी होती तो मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाता है 12, 10,800, तो ये प्लस ये हो जाता है 39,600, ठीक है। ये किस केस की बात होती है, अगर ड्राइवर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की होती तब 39,600 होता, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स एंड द रीइंबर्समेंट विल नॉट बी टैक्सेबल, तो रीइंबर्समेंट नहीं टैक्सेबल होगा, बल्कि क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। तो ये तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स मल्टीपल कार्स? अगर कंपनी ने आपको कई कार प्रोवाइड किया है तो उस केस में परक्यूज की वैल्यू क्या होगी? इफ योर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स वन कार फॉर योर यूज एंड अनदर कार फॉर योर फैमिली मेंबर्स यूज, the benefit from the value of perquisites will be applicable only one car. सिर्फ एक ही कार की फैसिलिटी को perquisites की तरह ट्रीट किया जाएगा. The other car will be considered solely for personal purpose and will not be eligible for tax benefit. मतलब एक कार सॉरी ऑफिशियल यूज को माना जाएगा और एक कार को पूरी तरह से क्या मान लिया जाएगा? सिर्फ एक कार की आपको फैसिलिटी मिल सकती है, छूट मिल सकती है, बाकी कार आपको क्या मान लिया जाएगा? पर्सनल पर्पस माना जाएगा और उसमें आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये आज के सारे केसेस मोटर कार वाला समझ में आ गया होगा. कल हम लोगों ने डिस्कस तो किया था बस एक शॉर्ट टेबल से, आज हम लोग ने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया. और देखो ये मैं वेबसाइट भी रेफर कर दे रहा हूँ, क्लियर टैक्स है ना, क्लियर टैक्स में ठीक ठाक हम लोग को मिल जाती है पॉइंट्स. तो ये आप लोग अमेंड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. मैं इसको क्या करता हूँ है ना, कॉपी करता हूँ और हम लोग इसको अपने बुक में भी ऐड कर लेते हैं. आप लोग नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ है सॉरी, वर्ड की फाइल नहीं है. ठीक है, तो ये सारा हमने इसमें बुक्स में ऐड कर लिया. चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी. आज हम लोग को अगला जो परक्यूजिट्स पढ़ना था वो क्या था? वो है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. अभी तक के मोटर कार वाले में कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले. चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है. हम लोग बात करेंगे किसकी? गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई. तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई की बात करते हैं. परचेज बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एजेंसी. अगर कंपनी ने आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज दे रखी है और ये गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई परचेज करता है हमारी कंपनी आउटसाइडर से, आउटसाइड एजेंसी से परचेज करके वो हमें प्रोवाइड करता है वो गैस या वो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई. तो वैल्यू पर क्यूबिट क्या होगा? जो भी अमाउंट पेड करेगा हमारा एम्प्लॉयर सर या बाय द एम्प्लॉयर. हाँ बोलिए, बोलिए पीयूष. बुक नहीं शो कर रही है. अच्छा सॉरी, बुक नहीं शो कर रही है. सर आकाश बोल रहा हूँ. ठीक 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 आकाश, सॉरी. अब दिख रही है आकाश? यस सर. चलो ठीक. गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, अगर ये फैसिलिटी अगर हमारी कंपनी अगर हमें प्रोवाइड करती है, जैसे आपको सपोज करो आप कंपनी में काम करते हो, कंपनी ने कहा ठीक है हर महीना एक सिलेंडर मैं आपके यहाँ पहुंचा दिया करूंगा, मतलब एक सिलेंडर की फैसिलिटी दे रही है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी पे कर रही है या वाटर सप्लाई का बिल पे कर रही है. तो कहने का मतलब क्या है? वो भी एक परक्यूजिट हुआ ना, परचेज बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एजेंसी. और जो हमारी कंपनी है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई लेती है ये आउटसाइड ऑफ द एजेंसी से लेती है, यानी किसी एजेंसी से लेकर के फिर आपको देती है. तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगा? अमाउंट पेड, जो भी कंपनी अमाउंट पे करेगी उसके लिए, या पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द आउटसाइड एजेंसी, जो भी आउटसाइड एजेंसी को पे कर रही होगी उसमें से माइनस कर लीजिएगा अगर आपकी सैलरी में से कुछ भी वसूला गया है तो. जैसे मान लीजिए हर महीना आपको सिलेंडर प्रोवाइड, मान लीजिए सिलेंडर का ही केस ले लेते हैं, ठीक है. तो आपको 12 सिलेंडर मिला है ना, और उसका रेट कितना चल रहा है? मान लो 700. तो 700 मान लो एजेंसी से लेने के बाद ये पड़ा है 8400 रुपीज आपकी परक्यूजिट की वैल्यू हो गई. लेकिन अगर आपकी सैलरी से इस सुविधा के लिए कुछ काटा गया है, जैसे हर महीना 200 रुपये माइनस किया गया है इस सिलेंडर की सुविधा के लिए, तो 2400 रुपये माइनस हो जाएगा. यानी परक्यूजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000. आपकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 6000. यही आपको बेनिफिट मिला. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये चीज. लेकिन सप्लाई बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ ओन सोर्स, मान लीजिए मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ या एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, या भारत गैस में मैं काम करता हूँ, और मेरी कंपनी चूंकि मैं भारत गैस में काम कर रहा हूँ, तो भारत गैस ने कहा है कि आपको हर महीना एक सिलेंडर हम प्रोवाइड करेंगे क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हो. यानी कि सप्लाई बाय द एम्प्लॉयर आउट ऑफ ओन सोर्स, यानी उसको अपने खुद के सोर्स से वो हमें प्रोवाइड कर रहा है.
तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगी? तो देखना होगा, यहाँ पे सेल प्राइस नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखनी होगी इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि मेरे जो मैं अगर भारत गैस में काम कर रहा हूँ तो भारत गैस के लिए उस सिलेंडर की कॉस्ट क्या पड़ती है ना? तो मान लो 700 रुपए में सेल करती है, लेकिन कंपनी की जो कॉस्ट प्राइस चलती है वो कितनी है? सपोज 600 रुपए है, तो 600 मल्टीप्लाई पे 12 सिलेंडर हो जाता है, ठीक है? और अगर आपकी सैलरी से कुछ वसूला गया तो माइनस कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए, है ना? सर ये सब कंपनियां देती हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई? अरे देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये जितने भी अलाउंसेस हम लोग इतने सारे पढ़े हैं या इतने सारे परक्यूजिट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को ये सारी फैसिलिटीज देती है, ना ना ना। अब कोई कंपनी कुछ फैसिलिटीज देती है, कोई कंपनी कुछ फैसिलिटीज देखती है, तो तुमको देखने में कहीं मिलेगा कि यार ये भी फैसिलिटी दे रही है, ये भी फैसिलिटी। तो तुम्हें तो देखो, तुमको तो मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि तुम किसी का भी कंपटीशन कर सको, ठीक है? तो तुम तो टैक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हें सारे परक्यूजिट ये सर को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारी फैसिलिटी देती है। अब हाँ, लेकिन हाँ, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दिया भी कि भारत गैस में तुम काम कर रहे हो, तो गैस कंपनी अपने एम्प्लॉय को तो कुछ फैसिलिटी दे ही सकती है ना। ये सर जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं, तो रेलवे में जब यात्रा करते हैं तो उन्हें उसमें मिलता है ना कंसेशन, या एक तरह से उनको फैसिलिटी मिलती है, इतने टिकट्स उनको ये मिल सर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो एक तरीके से पर्सनल बेनिफिट ही तो हुआ, वो भी तो एक परक्यूजिट ही हुआ। ये सर चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर। इंश्योरेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर। अभी तो हम लोग गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे इंश्योरेंस की। कंपनी ने आपसे कहा कि यार आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप और आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैं चाहता हूँ आपका इंश्योरेंस कराना, ठीक है? तो या तो कंपनी खुद इंश्योरेंस करा दे और उसका प्रीमियम भर दे, या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि कंपनी आपसे कहती है कि ठीक है, आप कोई भी कंपनी में आप देख लो कोई अच्छी सी पॉलिसी और आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा लो, उसका प्रीमियम हम भर देंगे। और इसमें हालांकि कंपनी बोल भी देती है, रेंज भी देती है कि प्रीमियम का अमाउंट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे 5000 से ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट ना हो, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ। तो अगर इंश्योरेंस तुम्हारा इंश्योरेंस है, बट तुम्हारा इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन दे रहा है? तुम्हारा एम्प्लॉयर दे रहा है ना? तो एनी प्रीमियम बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर टू रन द अश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपकी सैलरी में ऐड होगी, बिकॉज इट्स अ परक्यूजिट फॉर यू, है कि नहीं है? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नाउ नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन। अब हम बात करेंगे फ्री एजुकेशन की। अब फ्री एजुकेशन की जैसे ही बात हुई, अब फ्री एजुकेशन किसको दिया जा रहा है? आपको दिया जा रहा है। अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है, सबसे पहली चीज, आप मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, आपको मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि यार चलो ये जीएसटी नई चीज आ गई है, इसकी ट्रेनिंग ले लो, या ये नया टैक्स आ गया, इसकी तुम ट्रेनिंग ले लो, है ना? तो मैं अपने एम्प्लॉयज को अगर ट्रेनिंग देता हूँ, कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ना, फ्री में, उसका उसका उसको कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन उसका खर्चा तो मैं उठा रहा हूँ ना, तो सर वो परक्यूजिट की वैल्यू उसकी नील होगी। क्यों परक्यूजिट की वैल्यू नील होगी? एकदम क्लियरली समझिएगा, क्योंकि कंपनी आपको ट्रेनिंग क्यों देती है? अपने फायदे के लिए, न कि आपके फायदे के लिए, ताकि उसके काम आसान हो सके, उसका काम इजिली हो सके, इसलिए वो आपको ट्रेनिंग दे रही है। तो अगर कंपनी आपको कोई ट्रेनिंग देती है, आपको कोई एजुकेशन देती है, तो ऐसे में सर जी वो ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है कि परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी? नील होगी। लेकिन फ्री एजुकेशन किसको दे रहा है? आपके बच्चों को, या फिर सपोज करो आपके भाई को, बहन को, या आपके फैमिली मेंबर्स को, तो हाँ, वहां पर की वैल्यू मानी जाती है। अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोवाइडिंग। अब हाँ, फ्री एजुकेशन से पहले मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि जो हम लोगों ने एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था, वो आपको याद रहा होगा कि फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है टू द 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। वो अलाउंस था, वो पैसा था। यहाँ फ्री एजुकेशन है, यानी आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल है कंपनी का, या कंपनी ने कहा कि जाओ कोई अच्छे से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दो, उसका जो फीस है हम देंगे, कंपनी हमारी फी पे करेगी। तो अमाउंट स्पेंड फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फैसिलिटी ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। तो साफ साफ लिख दिया है कि एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रेनिंग दी जा रही है तो पूरी तरह से नॉट टैक्सेबल है।
एजुकेशन अलाउंस बच्चों के लिए तो क्लियर ही है। अब पेमेंट ऑफ ए स्कूल फीस, यानी कि आपके बच्चे की स्कूल फीस कौन दे रही है? कंपनी दे रही है, तो ये होगा टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट। तो जितना भी हमारी कंपनी पे करेगी हमारे बच्चों का स्कूल फीस, वो हमारी सैलरी में ऐड होगा। रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फीस, या रीइंबर्स करती है, रीइंबर्स मतलब समझे, यानी कि वो कंपनी कहती है आप पहले फीस जमा कर देना, फीस की रसीद देना हमें, और हम उसको पैसे को आपको रीइंबर्स कर देंगे। दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट, प्रतिपूर्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिपूर्ति। दैट मीन्स पहले आप पे कर दो। जैसे मार्केटिंग का भी सुना होगा कि मार्केटिंग एम्प्लॉयज को भी बोला जाता है, जाओ अच्छा ठीक है मार्केट में जो भी खर्चा होगा बिल दिखा देना, पैसा हम दे देंगे। दैट इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट, कि पहले आप खर्च कर दो फिर बाद में बिल दिखाओगे, जैसे जैसे बिल दिखाओगे हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये भी टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है एजुकेशन फैसिलिटी इन द एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर सपोज करो एजुकेशन फैसिलिटी किसमें दी जा रही है? एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूट में। मान लो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, काश ऐसा होता बट है नहीं। चलिए मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ, एक सरकारी स्कूल है। अब मेरे ही बच्चे को उसमें पढ़ाई करना है, तो मैंने तो हमारी भी गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी देती है कि ठीक है आप अगर केंद्रीय विद्यालय में ट्रेनर हैं या टीचर हैं तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी या कुछ ऐसा। या फिर आप रिलायंस कंपनी में काम करते हो, है ना, आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो और रिलायंस कंपनी का जो स्कूल है उसमें आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो ऐसे में क्या है, ध्यान से सुनना, वेयर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डज नॉट एक्सीड 1000, अगर फीस 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है पर मंथ, तो आपकी सैलरी में कुछ नहीं जुड़ेगा। और हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ये देखो कितनी बड़ी बात कह दी इसने, बहुत बड़ी बात। जो पहले कहता था ना मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अगर एजुकेशन कॉस्ट डज नॉट एक्सीड 1000, अगर 1000 रुपए पर चाइल्ड से फीस ज्यादा नहीं है, पर चाइल्ड, एक चाइल्ड का जो फीस है वो 1000 से अगर ज्यादा नहीं है स्कूल की, है ना, तो आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, परक्यूज की वैल्यू नील होगी। वेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन डज एक्सीड्स 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर 1000 से ज्यादा हुआ तो क्या करना, देख लेना कितना फीस होता है। मान लो आपके स्कूल की फीस होती है एक बच्चे की 2500 रुपए, तो उस 2500 रुपए में से 1000 रुपए माइनस कर लेना। और सर हमको तो अपने स्कूल की फीस पता ही नहीं है, तो आप देख लेना सिमिलर इंस्टीट्यूट, वैसे ही टाइप का सिमिलर इंस्टीट्यूट। अब ये नहीं कि तुम अपने, मान लो तुम सेंट पॉल में पढ़ा रहे हो तो उसका तुम प्राइमरी एजुकेशन से कंपेयर करने लगना, ना ना, या कोई छोटे, तो सिमिलर इंस्टीट्यूट समझ रहे होगे तुम लोग, इन द नियर द लोकेलिटीज, है ना। तो उसमें से 1000 रुपए माइनस कर दो, मतलब 2500 रुपए फीस है तो 2500 में से 1000 रुपए माइनस हो गया। पर मंथ पर चाइल्ड इतना तो एग्जाम्पशन गवर्नमेंट देती ही है। और अगर तुम्हारी फीस से, तुम्हारी सैलरी से भी कुछ रिकवर किया गया इस फैसिलिटी के लिए, तो वो भी माइनस कर देना, जो बचेगा वही आपके टैक्सेबल परक्यूजिट। वेयर द एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। सपोज करो तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि किसके ऊपर, तुम्हारे भाई है, तुम अपने भाई की पढ़ाई करा रहे हो अपनी कंपनी के स्कूल में, अदर देन चिल्ड्रन, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन द सिमिलर इंस्टीट्यूट देख लेना और उसमें से माइनस कर देना, अगर कुछ तुम्हारी सैलरी से कुछ वसूला गया है तो। यानी कि 1000 रुपए की छूट फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलती, सिर्फ बच्चों को मिलती है, बच्चे के लिए। और बच्चे में यहाँ पे साफ साफ कह रहा है नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। बस आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से, इतने पॉइंट्स आज आपने पढ़े। फ्री एजुकेशन पढ़ लिया, इंश्योरेंस पेड, एम्प्लॉयर पढ़ लिया, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई मोटर कार मैंने फिर से आपको रिवाइज कर दिया। तो ये थे परक्यूजिट्स जो हम लोग ने आज पढ़े। और परक्यूजिट्स में अभी और रह गया है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली पढ़ रहे हैं, बहुत ही तेजी से नहीं पढ़ रहे हैं ताकि सब दिमाग से ना उड़े। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए हम लोग परक्यूजिट्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने कंपुटेशन में कितना कवर कर लिया देख लीजिए। अभी जो हम लोग कंपुटेशन पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग थर्ड पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, अभी हम थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। सो मैं इस क्लास को आज ओवर कर रहा हूँ, ठीक है।